अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम सीज़न 3 का पार्ट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। अरहान नहीं आया तुम्हारे साथ? उसका मुकम्मल चेकअप करते हुए डॉक्टर सारा ने संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। नहीं, मैं ड्राइवर के साथ आई थी। अरहान ने कहा था वो यहीं आ जाएंगे। और कब तक आएगा मैं नहीं जानती, मैंने कॉल की थी लेकिन उन्होंने उठाई नहीं। आप बताएं सब ठीक है ना? सारा की तरफ देखते हुए उसने बेचैनी से पूछा था। उनका यकदम होता संजीदा अंदाज उसे कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था। मेराल, तुम्हारी प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। तुम्हारे बेबी की ग्रोथ भी बहुत स्लो है। अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम अबार्ट करवा लो। उसके कहे के अल्फाज से मेराल को अपने दिल की धड़कनें रुकते हुए महसूस हो रहे थे। अभी तो उसने ठीक से इस नन्ही जान को महसूस भी ना किया था और उसे खत्म करने की बात की जा रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, उसने गहरा सांस लेते खुद को पुरस्कून किया था। लेकिन फिर भी अब इस जगह पर उसे सुकून नहीं मिल रहा था, बल्कि घुटन का एहसास हो रहा था। फिर मैं अरहान से बात करूंगी, मुझे यकीन है कि वो मेरी बात जरूर समझेगा। तुम भी समझो, आगे जाकर तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तुम्हारी बेबी की ग्रोथ बहुत स्लो है मेराल। पता नहीं वो सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं, और इस सब में तुम्हारी जान भी जा सकती है। सारा आंटी अब अरहान से कुछ नहीं कहेंगे। अरहान मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जो उसकी जिंदगी पर बुरा असर छोड़े। मैं उसे ये बात जरूर बताऊंगी। मेराल, बाकी जो फैसला वो करना चाहेगा वो उसकी मर्जी होगी। उसने अपने चेहरे पर जाहिर होते पसीने के कतरे साफ किए। अगर अरहान को ये बात पता चल जाती तो उसका किया क्या फैसला होगा ये मेराल अच्छी तरह जानते थे। आप उनसे कुछ मत कहेगा, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हो, लेकिन अभी यही बेहतर होगा कि ये प्रेगनेंसी तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जो फैसला करना हुआ सोच समझ कर करना। उसे चंद हदायत देकर उन्हें पेपर्स पर एक मेडिसिन लिखकर पेपर उसकी तरफ बढ़ा दिया। कमरे से निकलकर उसने अपने बहते हुए आंसू रगड़ने के अंदाज में साफ किए थे। सीधा हाथ से बेसाता तौर पर अपने मैदे से नीचे की तरफ गया था। सीधा हाथ बेसाता तौर पर अपने मैदे से नीचे की तरफ गया था। अभी तो इस नन्ही सी जान की धड़कन भी ठीक से महसूस नहीं की थी और खुशियां जैसे फिर रूठ चुकी थी। सारी जिंदगी वो असमी के इंतजाम में बैठी रही। उसे तकलीफ होती थी जब जब वह मन्नत और असमी को एक साथ देती थी, तब तब उसका दिल कितनी अजीजों से गुजरता था। लेकिन उसने कभी कोई शिकवा नहीं किया था, क्योंकि उससे अपना अल्लाह पर यकीन था। अजमीर अगर उसके नसीब में होता तो उसे जरूर मिलता, लेकिन अगर अजमीर नहीं मिलता तो अल्लाह ने उसके लिए उससे ज्यादा बेहतरीन हमसफर रखा होगा, और ऐसा ही हुआ था। उसने अरहान लाशार जैसे खूबसूरत हमसफर से नवाज दिया गया। अपनी पुरानी यादों को वो भूल चुकी थी। उसकी जिंदगी जैसे खुशियों से भर गई थी, और इस खुशबरी ने जिंदगी की खुशियों को मजीद दोबारा कर दिया था। लेकिन अंदाजा नहीं था कि खुशियां भी बस कुछ वक्तों की होंगी। उसकी प्रेगनेंसी जानलेवा थी, लेकिन वो अपनी औलाद को खत्म नहीं कर सकती थी। अगर ये बात वो अरहान को बता देती तो फिर दोबारा वो कभी ऐसा नहीं करता जिससे मेराल को जान को खतरा। और ये बात अरहान को नहीं बता सकती थी, क्योंकि इस वक्त अपनी जिंदगी से प्यारी उसके लिए वो औलाद थी जिसे अभी उसने फकत महसूस ही किया था। रोते हुए वो अपने लबों पर हाथ रखती अपनी सिसकी रोकने लगी, जिसे नजर अंदर की तरफ आते अरहान पर गए। उसे देखते ही मीरा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। उसका कोई भी फायदा नहीं था, ये अलग बात थी, क्योंकि अरहान उसके हर अंदाज से बहुत भी वाकफ था। जहन में एक ख्याल आते उसने अपनी उंगली में मौजूद अरहान की दी हुई रिंग उतारकर जल्दी से अपने बैग में डाली और भीगी पलकें दोबारा साफ करने लगे। सॉरी, देर हो गई। उसे वो बाहर खड़ी ही मिल गई थी, जिसे देखते ही वो तेज तेज कदम उठाता उसके करीब चलाया, लेकिन नजर उसके रोए चेपा पड़ते उसके चेहरे का ताजा सहत हुए। क्या हुआ है मेराल, तुम रोई हो? हाँ, किसी ने कुछ कहा है, बताओ मुझे। नहीं, दरअसल जो आपने रिंग दी थी ना वो कहीं गिर गई अरहान, मिल नहीं रही, बस इसलिए रोना आ गया। उसका लहजा फिर से बिगड़ने लगा था। वो रोना चाहती थी और रो भी रहे थे, लेकिन रोने की हकीकी वजह वो अरहान को नहीं बता सकती थी। तो क्या हुआ मिराल, हम नहीं ले लेंगे, उसमें रोने वाली क्या बात है, रोना बंद करो। उसे मिराल का भीगा हुआ चेहरा नरमी से साफ किया था। चलो तुम्हारा चेकअप करवाते हैं। नहीं, मैं चेकअप करवा चुकी हूँ। मैंने कहा तो था कि मेरा इंतजार करना। काफी देर तक किया था, लेकिन जब आप नहीं आए तो फिर मैं खुद अंदर चली गया। सर झुकाए उसने मासूमियत से जवाब दिया था। कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसे वहां पर बिठाकर वो सारा के रूम की तरफ जाने लगा, जब मीरा ने तेजी से उसका मजबूत हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हैं? तुम्हारी कंडीशन पूछ कर आ रहा हूँ। तो मैं बता दूंगी ना, मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाए, मैं गाड़ी में आपको सारी बातें बता दूंगी। उसने अपने लहजे हतम मुकान नाम रखते हुए कहा था, जिसे सुनकर वो अपना साह हिलाते हुए उससे अपने साथ लगाए बाहर की तरफ ले गया था।
लॉन में टहलता वो कब से आइजल का इंतजार कर रहा था। वो थोड़ी देर पहले ही हवेली आया था और आते ही जो खबर मिली वो ये थी कि आइजल हॉस्पिटल गई हुई है। और यह बस सुनकर उसे अच्छा खासा गुस्सा आया था, जिसे वो बस जब्त करके रह गया था, क्योंकि हालात कैसे भी हों वो कभी आइजल पर गुस्सा नहीं करता था। उसकी निगाह अंतर की तरफ आती हुई आइजल पर गई, जिसे देते ही वो मजबूत कदम उठाता हुआ उसके करीब चलाया। कहाँ गई थी तुम? उसका लहजा हमेशा की तरह नॉर्मल था, लेकिन फिर भी आइजल को वो साथ महसूस हो रहा था। हॉस्पिटल। नजर झुकावे एक लफ्ज से जवाब दिया। किसकी इजाजत है? उसने पूछना आयसर से था, लेकिन उसका जवाब वहां पर आते हुए शामी ने दिया था। मेरी इजाजत से गए थे। आयसर को अंदर जाने का इशारा करके वो सलाह की तरफ मतवज्जो हुआ, जो सवालिया नजर से उसे देख रहा था। क्यों भेजा आपने उसे वहां? क्योंकि आयसर की खुशी इसमें थी। लेकिन बाबा साईं, यह गलत है। आयसर को असमा या से ज्यादा अच्छा लड़का मिल सकता है। वो आयसर के लायक नहीं है, लेकिन उसकी खुशी असमा या में ही है। तुम्हारी और जन्नत की शादी के लिए मैं राजी नहीं था, पर मुझे होना पड़ा तुम्हारी खुशी के लिए, और अब भी मुझे राजी होना है अपनी बेटी की खुशी के लिए। हाथ में पकड़ा फोन उसने सलार की तरफ बढ़ाया। तुम्हारा फोन बज रहा था। असमा की कई बार कॉल्स आ चुकी है, उससे बात करो और आज अपने दिल में मौजूद इस नफरत को बाहर निकाल फेंको और दिल से अपनी बहन की शादी की तैयारियां करो। उसे नरमी से समझाते हुए उसे सलार का शाना थपाया था और वापस अंदर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद सलार ने अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा, जहाँ पर असफन की कॉल फिर से आ रही थी। गहरा सांस लेकर उसने कॉल पिक करके फोन अपने कान से लगाया। हेलो। वैसे हैरियत तो तुम्हें मेरी पूछनी चाहिए, पर मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। बताओ कैसी हो? असफन का होश हुशबाश आवाज उसके कानों से टकराई। जाहिर सी बात थी उसे खुशी होना था, जो चाहता उसे पा जो लिया था। क्या काम है असफन? सब राजी हो गए। एक तुम हो जो मुझसे नाराज हो फिर रहे हो। नाराज भी रहे हो, सोचा तुम्हें भी मना लो। मुझे मनाकर क्या करना है? मेरी बहन चाहिए भी थी, वो तुम्हारे साथ लेकर राजी हो गई है। लेकिन तुम भी तो मेरे लिए हाथ सुना। कभी हम दोस्त हुआ करते थे और अपने से टूटे रिश्ते को मैं दोबारा से जोड़ना चाहता हूँ। माफ कर देना यार। उसे सलार से मिन्नत पड़े हुए लहजे में कहा था। जब आयजल राजी हो गया तो फिर मैं नाराज होकर क्या कर लेना है? हो गया, मैं अभी राजी कर दिया माफ, लेकिन आज के बाद कभी मेरी बहन को कोई तकलीफ दी तो बिना फूफो का सोचे तेरा कत्ल अपने हाथों से करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आयशा को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले मैं खुद मरना पसंद करूंगा। असमा याद की बात सुनते ही उसने अपनी आंखें मोड़ दी थी। असमा यादी आयशा का नसीब था। अगर आयशा उससे खुश थी तो फिर वो क्यों ना खुश होता। तुम्हारे बेबी की ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो है मेरा, पता नहीं वो सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं। उस हिसाब में तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसे हैरत से अपने सामने चलते मंजर को देखा था, जहाँ पर हॉस्पिटल के रूम में सारा के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। वो गौर से इस लड़की को देखने लगी, जिसे गौर से देखते ही वो हैरत से रह गई थी, क्योंकि वो तो वो खुद ही थी। उसने आंखें जोर से मिचका खोली और नया मंजर दिखाई देने लगा, जहाँ पर खड़ी वो अपने लबों पर हाथ रख के रो रही थी। खुद को रोता देखकर उसने अपनी रुकती हुई सांसों के बायस सीने पर हाथ रखा था, जब नया मंजर उसकी आंखों के सामने चलने लगा। मेहरीना बेगम के हाथ में एक छोटा सा वजूद था और सामने खड़ी डॉक्टर अजहार से कुछ कह रही थी। छोटे छोटे कदम उठाती उनके करीब आकर उनकी गुफ्तगू सुनने लगे। मेरी बीवी कैसी है डॉक्टर? उसने अरहान को बेताबी से कहते हुए सुना था, साथ ही हैरान भी। और उसके पास ही तो खड़ी थी, फिर वो क्यों डॉक्टर से उसके मतलब पूछ रहा था? वो उसे क्यों नहीं देख रहा था? आई एम सॉरी मिस्टर लाशारी, शी इज नो मोर। डॉक्टर के अल्फाज सुनते हुए अपनी जगह पर मंजमंद होकर आ गए थे। क्या वो मर गई थी? उसने अरहान की तरफ देखा, जो बिगी आंखों से वहीं जमीन पर बैठा चला जा रहा था। अरहान, मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ हूँ, देखे मुझे। उसने चीखते हुए अरहान को पुकारा, लेकिन उसे नहीं सुन रहा था। आखिरी चीज जो उसने देखी थी वो था अरहान का जमीन पर गिरता वजूद। आखिरी चीज जो उसने सुनी थी वो थी अरहान की चीख, मिराल। हॉस्पिटल की खामोशी में अरहान लशारी की दर्दनाक चीख गूंजी। वो झटके से उठकर बैठी, तनफस बिगड़ा हुआ था तो चेहरा पसीने के कतरों से भीगा पड़ा था। मेराल, क्या हुआ है? उसे गहरे गहरे सांस लेते देखकर वो अपनी नींद से बोझल हुए आंखें खोलता परेशानी से उठा था, जिस पर मेराल फौरन से उसके बढ़ना सीने तक जा लगे थे। मेराल, सब ठीक है ना? कहीं दर्द हो रहा है तो मुझे बता। उसकी तरफ से कोई भी जवाब ना मिलने पर वो उसकी कमर से हिलाते हुए उसे रिलैक्स करने लगा। शायद उसने कोई बुरा ख्वाब देखा था। उसकी हालत देखकर वो यही अंदाजा लगा पाया था। मेराल, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ अरहान, बस थोड़ा डर गए थे। उसके सीने से लगी वो ढूंढते हुए लहजे में कह रही थी। मौत का खौफ तो हर इंसान के दिल में होता है, उसके दिल में भी था, लेकिन औलाद जैसी नेमत के आगे सब चीजें बेमानी लगती हैं। किस चीज से डर गए थे? पता नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी कमर से लाते हुए नरम लहजे में कहने लगा, जिस पर वो वाकई पुरस्कून हो गई थी। एक यही चीज उसे सुकून दे रही थी कि अरहान उसके साथ था। अरहान, एक बात पूछो? हाँ पूछो। बेड पर लेटकर उसने मिराल का सर अपने सीने पर रखा था और उसे अपने बेहद करीब का लिया। अगर मुझे कुछ हो गया तो?
मेराल के सवाल पर वो चौंक उसके चेहरे को देखने लगा। कुछ हुआ है मेरा? नहीं, बस ऐसे ही पूछी थी। अगर मैं मर गई तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसने मेराल के बालों पर अपने लब रखते हुए कहा था। मेराल के बगैर अपनी जिंदगी का वो तस्वर भी नहीं कर सकता था। लेकिन अरहान, मेराल, अगर तुमने फिर ऐसी कोई बात की तो मैं बहुत ही सख्त पेश आऊंगा और मेरी सख्ती तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। उसकी गिफ्ट के साथ साथ लहजा भी सख्त हुआ था। वो ये तस्वर नहीं कर सकता था कि मेराल उसे दूर हो जाए, क्योंकि ये सोच ही उसे बेजान कर देती थी। अरहान का साथ लहजा महसूस करके वो खामोश हो गई थी और चंद लम्हों बाद अपना चेहरा उठाकर उसे देखने लगे। मुझे भूख लग रही है, मैं खाना लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे घर का खाना नहीं खाना, मुझे पिज्जा खाना है। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। हाथ पर आकर वो साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाने लगा था जब मेराल की नई फरमाइश उसके कान में पड़ी। मुझे बाहर जाकर खाना है। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 11:30 बजने वाले थे। मेराल, इस वक्त तुम बाहर जाओगे? अभी 11:30 भी नहीं हुए, जल्दी से उठे, उससे पहले कि रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो जाए। अच्छा, ना जाना, चलते हैं। उसकी नाक पर अपने लप रख के वो बेड से उठा और सोफे पर रखी हुई अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगा। लेकिन तुम कहीं नहीं जा रही हो। पर मुझे भी साथ चलना है। तुम कहीं नहीं जा रही मेराल? प्लीज 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 प्लीज, आखिरी प्लीज। उसने कुछ ज्यादा ही लंबा खींचा था जिस पर वो बेसाता हंसा। चेहरे के जावे बिगाड़ती उससे बेइंतहा क्यूट लगे थे। ठीक है, जल्दी से उठो। उसकी इजाजत मिलते ही वो जल्दी से उठकर अपनी चादर निकालने लगी और उसे अच्छी तरह से खुद पर ओढ़कर उसके साथ ही बाइक की तरफ चली जाए। क्या खाना है? उसे चेयर पर बिठाकर वो पूछने लगा। बताया तो था कि पिज्जा खाना है। वेटर को बुलाकर वो मैडम पिज्जे का ऑर्डर देने लगा। वेटर को बुलाकर वो मीडियम पिज्जे का ऑर्डर देने लगा था। मैं लार्ज खाऊंगी, तुम खा लोगी? हाँ, मैं खा लूंगी। वेटर को लार्ज पिज्जे का ऑर्डर लिखवा कर वो फुर्सत से उसे देखने लगा, जो होंठ लगाए हुए इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। मेरा उसके वापस की तरफ देखने लगी। क्या कोई ऐसी बात है जो मेरा जानना जरूरी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तुम शाम से इतनी परेशान क्यों फिर रही हो? उसके अचानक ऐसे सवाल पूछने पर वो गड़बड़ा गए थे। वो आयसल और असमन की शादी होने वाली है ना, तो मैं बस यही सोच रही थी कि इतनी तैयारियां कैसी होंगी। उसने अपनी तरफ से बात बनानी चाहिए। उस सीरम के कहने पर आयजल और असमन याद की शादी दोबारा की जा रही थी और इस बार पूरे रस्म रिवाज के साथ उनकी शादी भी 3 से 4 माह बाद रखी गई थी और तब तक सारी तैयारियां आराम से हो जानी थी। पर इस वक्त अरहान के स्वापा उसे पहली बात यही याद आई थी, तो उसी के जवाब के तौर पर कह दी। उसे फिर से सवाल पूछते देखकर वो खुद ही जल्दी सवाल करके उसका ध्यान भटकाने लगे। अरहान, आपने हमारी बेटी का नाम सोच लिया? तुम्हें पता है कि बेटी होगी? मैं नहीं जानती, लेकिन बेटी हुई तो आप नाम रखेंगे, बेटा हुआ तो मैं नाम रखूंगी। यही बात तो तय हुई थी ना? बिल्कुल, मैंने नाम सोच लिया। अगर हमारी बेटी हुई तो मैं उसका नाम जाना रखूंगा और प्यार से उसे जान पिलाएंगे। लेकिन जाना तो आप मुझे कहते हैं। थोड़ी हाथों पर जमाए वो दिलचस्पी से पूछ लेंगे। ताबिद तो मेरी जाना हो और वो मेरी जान होगी। उसके बाद सुनते हुए दिलकशी से मुस्कुराए। थोड़ी देर बाद ही वेटर ने गर्मा गर्म पिज्जा उसके सामने लाकर रखा था, जिसे देखा उसने मुंह बनाया। कुछ देर पहले जिस पिज्जे को खाने के लिए वो बेताब हो रही थी, अब उसे देखकर दिल अचाट हो रहा था। खाओ ना मेराल। अरहान के इशारा करने पर उसने एक स्लाइस उठाकर अपनी प्लेट में डाला और एक बाइट लेते ही प्लेट पीछे की तरफ खसका दिया। बस खा लिया। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे आइसक्रीम मंगवा कर दे, वनीला फ्लेवर की। उसकी नई फरमाइश पर गहरा सांस लेकर उसने वेटर को आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था, जो कुछ ही देर में हाजिर हो गए थे। अब ये पूरी खत्म करनी है। आइसक्रीम को देते ही उसे चेहरे के बिगड़े सावे देखकर वो कहे बगैर न रह सका था। खा रही हूँ, मैंने इनकार थोड़ी किया है। चंद लम्हे सोचकर उसने पिज्जे के साथ रखा हुआ कैचे उठाया और उसे आइसक्रीम पर डालने लगी, जिसे देखते ही अरहान ने मुंह बिगाकर निगाहों का रुख बदल लिया। ये तुम क्या कर रही हो? उसकी बात को जवाब दिए बिना वो आइसक्रीम अच्छे से मस्का कर खाने लगी और चेहरे पर तासात ऐसे दर है जैसे वो कितनी लजीज चीज खा रही हो। उसे देखकर अरहान का दिल चाह रहा था कि उसके हाथ से ये आइसक्रीम लेकर दूर फेंक दे। उसे देखकर ही किए आ रही थी। पता नहीं उसकी बीवी कैसे ये अजीबो गरीब डिश खा रही थी। आप खाएंगे अरहान? नहीं, बहुत शुक्रिया, तुम ही खाओ। उसके इनकार पर वो कांदो चुकाती अपनी आइसक्रीम खाने लगी और अरहान बस ये इंतजार करता रह गया कि ये चीज कब खत्म हो और वो कब वो मेराल को यहाँ से लेकर जाए। 4 माह बाद अजमी के साथ शॉपिंग मॉल में घूमते हुए उसकी निगाह टॉय शॉप पर रखे हुए डिस्प्ले पर नजर आते हुए टेडी पियर पर गए। लाइट पिंक कलर का वो टेडी पियर उसे देखते ही काफी पसंद आया था। और अब यहाँ पर क्यों रुके? उसे एक जगह पर रुके देखकर अजमीर ने मुंह बनाकर पूछा था। पहले उसके साथ आने पर बेहद खफा थी और डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था, लेकिन मन्नत शाह कभी अजमीर शाह की बात माने हो ही नहीं सकता। उसके मना करने के बावजूद भी वह जबरदस्ती उसके साथ आ गए थे। कुछ साहिर और माहिर ने भी उसका
हादसा साथ दिया था, जिसके बाद वो अजमेर को उसे अपने साथ लेकर आना ही पड़ा। आइजल और असमा यार की शादी के दिन करीब आए थे और ऐसे में अपनी हालत की परवाह किए बिना वो हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। खुद वो आराम से सारा दिन घूमती रहती और अजमेर बस उसकी फिक्र में हलकान होता रहता। उसका आखिरी महीना चल रहा था, लेकिन मजाल थी जो वो लड़की सुकून से बैठ जाती। आराम करने के बजाय उसे बाहर की हवा खाना ज्यादा पसंद था। यह अलग बात थी कि अजमेर उसे घर से बाहर बहुत ही कम लेकर जाता था। इस वक्त भी उसकी काफी जिद करने पर अजमेर उसे माल शॉपिंग करवाने के लिए लाया था, क्योंकि शादी की अपनी सारी शॉपिंग वो खुद करना चाहते थे। यह अलग बात थी कि अजमेर उसकी हर हरकत से वाकिफ था। शॉपिंग तो बस एक बहाना थी, असल मकसद तो बाहर घूमना था। उसकी प्रेगनेंसी के दौरान वो उसे बाहर बहुत ही कम लेकर जाता था और जब भी लेकर जाता था गाड़ी नहायत ही एहतियात से चलाता था। और इस बार तो उसने गाड़ी कुछ ज्यादा ही एहतियात से चलाई। गांव से शहर का रास्ता जो बआसानी 3 से 3.5 में तय हो जाता था, वो अजमेर ने 4.5 घंटे में तय किया। ऊपर से सफर के दौरान हर 30 से 40 मिनट बाद गाड़ी रोककर उसकी भूख का ख्याल करके उसे कुछ ना किसी रेस्टोरेंट में लेकर बैठ जाता। और यह सब देखते हुए मन्नत बस सोच कर रह जाती कि उसकी फिक्र पर खुश हो या गुस्सा करे। अजमेर देखे ना, वो डैडी कितना प्यारा है। उसने डिस्प्ले पर रखे हुए डैडी बियर की तरफ इशारा करते हुए कहा था, तुम क्या इस डैडी से खेलोगी? वैसे मन्नत, तुम्हारी ये उम्र इन चीजों से खेलने की नहीं है। मैं अपने लिए नहीं खरीद ली, आपकी बेटी के लिए खरीदना है। खरीदना तो अपने लिए था, लेकिन अगर इल्जाम अजमेर की बेटी पर डाल दिया जाता तो उसने बिना किसी बहस के वो डैडी बियर दिला देना था। उसकी बेटी होनी थी या बेटा, ये तो अब तक पता नहीं चला था। ना ही अजमेर ने कभी जानना चाहा, क्योंकि उसका ख्याल था कि वक्त आने पर जब उसे इस बारे में पता चलेगा ना, तो उसकी खुशी ही मुत्तिफ होगी। लेकिन इतना यकीन उसे जरूर था कि उसकी बेटी ही होगी, जिसका नाम भी सो चुका था, जरवा शाह। जब मेरी बेटी दुनिया में आएगी ना मन्नत, तब मैं खुद उसके लिए ये सब खरीदूंगा। लेकिन मुझे तो चाहिए ना, बेटी जब आएगी तब उसे दिला दीजिएगा, अभी तो मुझे दिला दे। देखा, तुम्हें खुद अपने लिए चाहिए था और इल्जाम मेरी बेटी पर लगा रही हो। अजमेर, छोड़ो इसे और जल्दी चलो, रात होने से पहले हमें हवेली जाना है। जिस तरह आप गाड़ी चलाते हैं ना, हवेली पहुंचते पहुंचते रात हो ही जाएगी। उसके साथ चलते धीमे धीमे कदम उठाती वो हफ्की बड़े अंदाज में कहती है। मूड तो खराब होना ही था। अजमेर ने उसकी हवाएं चुपुड़ना की थी। मीरब, अगली बार जब शेरोज का सामान ऑर्डर करो तो मेरे लिए भी मंगवा देना। उसके वॉशरूम से निकलती अलमी ने कैरी नजर से उसका ऊपर से लेकर नीचे तक जायजा लेते हुए कहा था, जो गीले बालों के साथ ही लाइट ब्लू कलर का सूट पहने बुढ़ता से अलमीर शाह के जज्बात बहकार थे। क्या चाहिए आपको? बेगे बालों को सजावे उसकी तरफ देती पूछने लगे, जो उसके वापस जगह से उठकर उसके करीब आया और छिड़का कॉलर मोड़ कर मुस्कुराते हुए उसका किया हुआ कारनामा दिखाने लगा। कल रात एक फीमेल मच्छर को मेरे दिल पर ज्यादा ही शिद्दत से प्यार आ गया था और वो उसका ये हाल करके चले गए। बस उसका इलाज चाहिए था मुझे। अपनी की गई हरकत पर वो शर्मिंदा होती नजर झुका गई थी। सॉरी, गलती से हो गया। तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है। पूरे का पूरा अलमीर शाह तुम्हारा है। मैं तो बस ये बताना चाह रहा था, अगर तुम्हें लाभ बाइट देने ही है तो ऐसी जगह दो जहाँ किसी की नजर ना पड़ सके, वरना लोग देखकर क्या सोचेंगे मेरी बीवी कितनी रोमांटिक है। और ये तो शुक्र है कि अजमीर ने उसे ऐसा अब तक नहीं देखा था, वरना अपने जैसे गंदे गंदे इशारे करके मेरा जीना हराम कर देता। बस यही कहना था बेगम। उसके कहने पर मीरब ने मसनूई हबकी से उसके बाजू पर मुक्का रसीद किया था, जिस पर हंसते हुए उसने मीरब को अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगी हुई मीरब दिल ही दिल में अपनी की गई हरकत पर शर्मिंदा होकर आई गए थे। शायद वाकई उसे अपने प्यार में थोड़ी शिद्दत दिखा दी थी। अलमी की गर्दन का यह दिल उसे वाकई बहुत पसंद था और कल रात उसने जी बढ़कर इस चीज का इजहार भी किया था और नतीजा अब उसके सामने था। शॉपिंग मुकम्मल होती ही सारा सामान गाड़ी में रखा और गाड़ी हॉस्पिटल के जानब बढ़ा दी। मन्नत का चेकअप करवाकर उन्हें नूर के घर पर जाना था, क्योंकि अगर हवेली के लिए निकल जाता तो पहुंचते काफी रात हो जाने थे। इसलिए आज रात उन्होंने नूर के घर पर गुजारनी थी। वैसे भी मन्नत का थकन ज्यादा वजूद देकर अब उसे हवेली के लंबे सफर पर तो ले जाने नहीं वाला था, लेकिन इस पूरे रास्ते में वो मन्नत का नाराजगी भरा हुआ चेहरा हरगिज नहीं देखना चाहता था। मन्नत, मूड ठीक कर लो। नाराज तो मुझे होना चाहिए, तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनती हो। लेकिन नाराज खुद होकर बैठ गए। इतनी देर से उसने अजमीर से एक लफ्ज की बात भी नहीं की थी और उसकी इतनी खामोशी अजमीर शाह की बर्दाश्त से बैठ थी। मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों? ये भी मैं बताऊं? अजमीर के सवाल पर वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। उसका गुस्से से बड़ा हुआ रूप देखकर वो बेसाता हंसा। अच्छा, जरा बैग सी की तरफ देखो। अजमीर ने उसका ध्यान पीछे की तरफ करवाना चाहता, जहाँ पर मन्नत का पसंद किया गया टेडी रखा था। उसका ख्याल था कि मन्नत उसे खुद ही देख लेगी, लेकिन वो तो इस कदर खफा थी कि अपने हाथों के अलावा किसी और चीज को देखना भी पसंद नहीं करते। अजमी की बात सुनते ही चेहरे पर हल्की बड़ी तासा सजाकर उसने पीछे देखा
اور وہاں پر رکھا ڈیڈی دیکھتے ہی اس کی ساری ناراضگی، ساری ہپکی پل پل میں ختم ہو گئی۔ اس کے چہرے پر سجے ہوئے حیرانگی بھرا تاثر دیکھ کر ازمیر نے مسکراتے ہوئے کار سٹارٹ کر دیا۔ یہ آپ نے کب لیا؟ جب تم مجھ سے خفا ہو کر فوڈ کورٹ میں جا کر بیٹھ گئے تھے نا، تو پھر مجھے کیوں تنگ کر رہے تھے؟ تنگ کیے بنا میرا گزارا نہیں ہوتا، اور تم کوئی بھی خواہش ظاہر کرو، خواہش تو تمہاری مجھے پوری کرنی ہی ہے، کیونکہ اگر تمہارے بابا سائیں کو پتا چلا کہ میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو میری گردن توڑنے میں ہرگز دیر نہیں لگائیں گے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے ازمیر، بابا سائیں آپ سب سے بہت ہی پیار کرتے ہیں، مجبوری ہے، میں ان کے جورموں کی اولاد ہوں، ان کی لاڈلی کا بہور۔ ازمیر کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر وہ کھلکھلاتے ہوئے ہنسنے لگی تھی، جس کا ازمیر نے چہرہ موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ بڑا بڑا وجود اور چہرے پر بکھرتا ہوا ممتا کا روپ، وہ ان دنوں مزید خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ میرا شونا، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، مجھے کرنے دو، تم مجھے ڈسٹریکٹ کر رہی ہو۔ آپ گاڑی چلائیں نا، میں تو اب کچھ کہہ بھی نہیں رہے، تم چلانے دو گی تو چلاؤں گا نا۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا، جس پر اسے دور کرتی وہ ہنستے ہوئے سامنے دیکھنے لگی۔ جب نظر سامنے سے آتے ہوئے تیز رفتار گاڑی پر گئے، اسے چیخ مار کر ازمیر کو پکارا، اور ازمیر کو سمجھنے سے پہلے ہی وہ دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ اس نے اپنے ماتھے سے نکلتے ہوئے ہون پر ہاتھ رکھا۔ گاڑی کے ٹوٹے کانچ کی کٹیاں یقیناً اس کے بازو میں پیوست ہو گئی تھی۔ چوڑیوں کے باعث اس کا وجود دکھ رہا تھا، چوٹوں کے باعث اس کا وجود دکھ رہا تھا، لیکن اس وقت اگر فکر تھی تو بس منت کی۔ اس نے چہرہ موڑ کر منت کی طرف دیکھا، جس کے کپڑے خون سے پڑے ہوئے تھے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ازمیر کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ منت بامشکل گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آیا۔ گاڑی کی حالت بری طرح سے بگڑ چکی تھی، اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے ان دو افراد کی بھی۔ دروازہ کھول کر اس نے اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں سے منت کو باہر نکالا اور اسے ہوش دلانے لگا۔ منت اپنے بہتے ہوئے خون کو نظر انداز کر کے اس نے منت کا خون سے رنگتا ہوا وجود اپنی باہوں میں بڑھتے ہوئے طرف کا پکارا، ازمیر کو اپنے قریب آ کر بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے ہولے سے اس کا نام لیا تھا۔ اس کی حیثیت پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت تکلیف کے بعد کچھ کہا نہیں جا رہا تھا۔ اسے تکلیف اور تھی بے تحاشا، اندازہ نہیں تھا کہاں پر درد ہو رہا ہے، بس اٹھنا تھا، بس پتا تھا تو اتنا کہ شاید اس تکلیف سے وہ کچھ ہی پل میں مر جائے گی۔ کچھ نہیں ہوا ہے میری جان۔ اپنے چکراتے سر کی پرواہ کیے بغیر اس نے منت کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اس وقت اگر ازمیر شاہ کے لیے کچھ اہم تھا تو وہ منت شاہ کی زندگی تھی۔ پاس کھڑے ہوئے تماشائی بنے لوگوں کی مدد مانگ کر وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی وہ ہاسپٹل کے قریب ہی پہنچ گئے تھے، اور اتنی طاقت وہ خود میں رکھتا تھا کہ اپنی بیوی کی حالت درمیان میں موجود یہ فاصلہ طے کر سکے۔ ڈاکٹر زاویان، اس کے فون رکھتے ہی پیچھے کھڑی ہوئی نرس نے آہستہ آواز میں پکارا، جس پر وہ مڑ کر سوالیہ نظر سے اس کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ یہاں آپ کے سائن چاہیے تھے۔ اس نے پیپرز زاویان کی طرف برائٹ سے دیکھ کر تھام کر وہ انہیں ریڈ کرنے لگا، اور ریڈ کر کے پیپرز پر سائن کر کے واپس نرس کو تھما دیا۔ اپنے آفس روم کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر ہاسپٹل میں آتے ہوئے ازمیر اور اس کی باہوں میں موجود منت پر گئے۔ انہیں اس حالت میں دیکھتے ہوئے پریشانی سے قریب گیا۔ ازمیر، کیا ہوا ہے؟ زاویان پلیز اسے چیک کرو۔ اس کی خود کی حالت اس وقت بگڑتی جا رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی پہلی ترجیح منت تھی۔ منت کی حالت دیکھتے ہی اسٹریچر منگوا کر زاویان نے اسے جلدی سے روم میں بھجوایا۔ ڈاکٹر عریشہ سے کہو کہ اگر فوراً انہیں چیک کرے۔ نرس کو وہاں سے بھیج کر وہ ازمیر کی طرف دیکھنے لگا، جس کے وجود پر جگہ جگہ چوٹوں کے نشان موجود تھے۔ اس کے علاوہ خون سے اس کے سارے کپڑے بڑے ہوئے تھے۔ ازمیر، تم میرے ساتھ چلو، تمہیں بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ نہیں، تم جا کر منت کو چیک کرو، اسے دیکھو وہ ٹھیک ہے نا۔ منت کے پاس میں نے ڈاکٹر بھجوا دیا، اسے علاج کی ضرورت ہے، اور تمہیں بھی۔ لابیج کر اس نے اپنے چکراتے سر پر ہاتھ رکھا اور زاویان کے دھندلے پڑتے ہوئے وجود کو دیکھنے لگا، اور چند لمحے گزرتے وہ ڈال ہوتا ہوا دھرم سے زمین پر گر گیا۔ غندگی میں سنائی دیتی ہوئی اپنے نام کے پکار پر اس آواز کو پہچانے کی کوشش کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے جب حواس بیدار ہوئے تو اندازہ بھی ہو گیا کہ وہ ساحر کی آواز تھی، جو اسے نرمی سے پکارتے ہوئے جکا رہا تھا۔ ازمیر، تم ٹھیک ہو؟ اس کے پلکوں میں جنبش ہوتے دیکھ کر ساحر نے جلدی سے پوچھا، جسے سن کر اس بار اس نے زبردستی کر کے اپنی آنکھیں کھول دی اور وہاں پر کھڑے ہوئے ساحر، ماہر، المیر اور ایزا کو دیکھا۔ ازمیر، تم ٹھیک ہو؟ اسے اٹھتا ہوا دیکھ کر ایزا بے چینی سے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگے، جس پر غائب دماغی سے اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ نظر اپنے وجود پر گئی، جہاں اس وقت اس نے ہاسپٹل کا لباس پہنا ہوا تھا، بازو اور ماتھے پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ لوگ یہاں پر کیسی ہیں؟ ہمیں زاویہ نے کال کر کے بتایا تھا۔ ساحر کی بات سن کر اسے وہاں پر کھڑے ہوئے سب لوگوں کو دیکھا، جو فکر مندی سے اس کے قریب کھڑے تھے۔ ان سب میں اس کی فکر کرنے والا وہ ایک وجود نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس کیوں نہیں تھا؟ منت، وہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ منت کا تصور ذہن میں آتے وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ سر میں درد کی ہلکی سی لہر اٹھی، جس سے
नजर अंदाज करके वो बेड से उठने लगा। आराम से अजमीर, तुम्हारी मन्नत और जरवा दोनों बिल्कुल ठीक है, उसे अपने साथ लगाए मायने मुस्कुराते हुए बताया था, जिस पर वो हैरत से उसे देखने लगा। उसकी औलाद इस दुनिया में आने वाली थी जिसे मन्नत की फिक्र में वो बिल्कुल ही भूल चुका था। मेरी जरवा क्या मेरी बेटी हुई है बाबा साईं? सच में मेरी बेटी हुई है? हाँ बिल्कुल, तुम बाबा साईं बन गए हो। दादा साईं, मैं दादा साईं और साहिब नाना साईं। मेरा नाम भी तो लें। माया की बात सुनकर वहां पर खड़े अलमीर ने पूरा सा मुंह बनाया था, जिसे सुनते हुए इज्जा ने मुस्कुराते हुए उसका गाल थपथपाया। तुम दोनों को ही एक दूसरे से बड़ा बनने का शौक रहता है, तो पहले डिसाइड कर लो कि तुम चाचू बनोगे या फिर बाबा, बड़े बाबा। फिर तुम्हारा नाम भी शामिल कर लेंगे। मैं बड़ा हूँ तो खुद को बड़ा बाबा ही कहलवाऊंगा। कोई और वक्त होता तो अलमीर की इस बात पर अजमीर उसके साथ एक लंबी बहस करता, लेकिन इस वक्त तो बात उसे अपनी बीवी और बेटी को देखने की बेताबी होती। मुझे उनके पास ले चल लेना बाबा साईं। कहाँ है वो? उसने बेताबी से मार का बाजू हिलाया था और उसका अंदाजा देकर वो चारों हंसते हुए उसे रूम से बाहर ले गए। उसने चौंक कर अपने व्हाट्सएप पर आया हुआ मैसेज देखा और फाइल बंद करके मिराल की भेजी गई वो तस्वीर देखने लगा। फूले फूले गालों वाली वो पैदाइशी बच्ची की तस्वीर थी। उसे देखते ही अरहान के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो अजमी शाह की बेटी होगी। वैसे भी मिराल ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल गई थी, तो यकीनन उसने अजमी के बच्चे की तस्वीर भेजनी थी। तारीफी कलमात लेकर उसने साथ ही हार्ट वाले इमोजीज भी भेजे थे और मोबाइल रख कर वापस अपनी फाइल देखने में लग गया। जब इस बार मैसेज रिंग ट्यून के बजाय मोबाइल पर कॉल आने लगे, उसका ख्याल यही था कि कॉल मिराल ने की होगी, लेकिन कॉल सारा की आ रही थी। उसका नाम देखकर उसने हैरत ज़दा होते हुए कॉल पिक कर ली। कैसी है सारा आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और मिराल कैसी है? मुझे मिराल की हैरियत जानी थी, इसलिए तुम्हें कॉल किया। मिराल बिल्कुल ठीक है, अगर आप कहें तो उसका नंबर दे देता हूँ, आप खुद भी बात कर सकती है। मुस्कुराकर कहते हुए उसने फाइल का सफा पलटा। नहीं, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगी, मैं बस इसलिए फिक्रमंद थी क्योंकि वह इतने महीनों से हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं आई। सारा की बात सुनते ही अगला सफा पलटा उसका हाथों का। ये आप क्या कह रही है मेरा? अपना मंथली चेकअप बाकायदे से करवा दिया। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप तो यहाँ पर थी भी नहीं। परेशानी से कहते हुए फाइल बंद करके उसने एक तरफ रखी। हाँ, 4 महीनों से मैं आउट ऑफ कंट्री गई हुई थी, लेकिन अपने बदले में दूसरी डॉक्टर यहाँ पर छोड़कर गई थी। उसे मैंने मिराल के बारे में खास तलकीन की थी, लेकिन अब यहाँ आकर उससे पूछने पर मुझे पता चला है कि मिराल लाशारी नामी कोई पेशेंट उसके पास अब तक आई ही नहीं। और मैं समझ नहीं पा रहा कि मिराल ऐसा क्यों करेगी। वो खुद अपना ख्याल रखना अच्छे से जानती है, फिर वो इस मामले में लापरवाही क्यों दिखा रही है? उसके लहजे में परेशानी के साथ साथ हैरत भी थी। एक यही बात उसे समझ नहीं आ रही थी कि मिराल ऐसी लापरवाही क्यों दिखाएगी। उसकी बात सुनकर सारा को समझने में लम्हा नहीं लगा था कि मिराल इतने वक्त से हॉस्पिटल क्यों नहीं आई। उसने तुमसे बात की थी अरहान? क्या बात करनी थी उसने मुझे? उसने तेज तेज धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। दिमाग में कुछ गलत होने का सायरन जोर से बजने लगा था। क्या मिराल ने उसे कुछ छुपाया था? जब आखिरी बार मिराल मेरे पास आई थी तो मैंने उसे तब भी ये बात बता दी थी। गहरा सांस लेकर उसने अरहान को सारी वो बातें बता दी जो उसने मिराल से कह दी, जिसे सुनकर वह बस सदमे से अपनी जगह पर बैठा रह गया। क्या ये बात इतनी छोटी थी जो मिराल ने उसे बताना जरूरी ना समझा था, या फिर वो इतना लापरवाह शोहर था कि अपनी बीवी के बारे में पूरी मालूमात तक नहीं रख सका? मिराल हर महीने बाकायदगी से अपना चेकअप करवाने जाती थी, लेकिन आज तक वो उसे अपने साथ लेकर नहीं गई थी। वो जानबूझकर इस वक्त जाती थी जब वो घर पर नहीं होता था, और फिर वापस आकर उसे डॉक्टर की केवल सारी बातें बता देती। लेकिन दर हकीकत वो बातें जो वो उसे बताती थी वो किसी डॉक्टर की नहीं थी, वो खुद अपनी तरफ से वो बातें कहती थी। उसे वो लम्हा याद आया जब वो हॉस्पिटल मिराल के पास गया था और वो रो रही थी। उसके रोने की वजह वो अब समझ पा रहा था। वह अंगूठी गुम होने पर नहीं रो रही थी, वो ये खबर सुनकर रो रहे थे। सारा की कॉल काट कर उसने जल्दी से मेहरीना बेगम को कॉल मिलाई, जो जल्द ही उठा ली गई। माम, मिराल के साथ हॉस्पिटल आप जाते थे? ये बात कहते हुए उसे खुद पर कितनी दफा लानत भेजी थी। वो मिराल का हर तरह से ख्याल रखता था, लेकिन फिर भी उसके मामले में कुताही कर बैठा। नहीं, वो नूर के साथ जाते थे, लेकिन आपको के साथ जाना चाहिए था ना, कि उसे किसी और के साथ भेजना चाहिए था। उसके लहजे में बदतमीजी कहीं भी शामिल न थी। बस पहली बार अपनी माँ से बात करते हुए लहजा तेज हुआ था, जिसे सुनकर मेहरीना बेगम हैरान हुए बगैर न रह सके। अरहान, मेरी जान, सब ठीक है ना? दरअसल नूर भी तो उसकी अपनी थी ना, इसलिए मुझे उसके साथ जाने पर कोई भी एतराज नहीं हुआ, लेकिन मैं उसका पूरा ख्याल रखती थी। वो अपनी हर रिपोर्ट मुझे दिखा देती, डांटे की भी हर बात बताती थी, जिसे सुनकर मैं भी मुतमिन हो जाती थी। उसका तेज लहजा देखकर उन्हें नरमी से वजात किए थे, जिसे सुनकर उसने शर्मिंदगी से आंखें बंद कर ली। आई एम सॉरी माम, कोई बात नहीं है, तुम परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? जी, बाद में बात करते हैं। कॉल बंद करके उसने मोबाइल फेंकने के अंदाज में टेबल पर रखा, अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया।
سارا کی باتیں سن کر اس کی یہ حالت ہو رہی تھی تو پتہ نہیں میرال کیسے اتنے وقت سے اس اذیت بڑے ہوئے لمحوں کو گزار رہی تھی. اسے میرال پر غصہ آ رہا تھا اور پہلی بار اتنا شدید غصہ آ رہا تھا. زور سے ہاتھ مار کر اس نے ٹیبل پر رکھی ساری فائل زمین پر پھینکی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر آخری روم سے چلا گیا.